नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर आपको ढेर सारी बधाई और आने वाले स्वतंत्रता दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कोई भी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बात नहीं करेंगे, इंग्लिश लिटरेचर से कोई भी बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, आज का दिन बहुत ही शुभ है, बहुत ही पावन है और ये हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन है भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, तो उसी के लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ। लेकिन आज के इस वीडियो को जब मैं अब बना रहा हूँ यानी कि 12 अगस्त को, और जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगा तब तक हो जाएगी 15 अगस्त 2020, यानी कि ये वीडियो आपको प्राप्त होगा स्वतंत्रता दिवस के दिन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो शायद आप नहीं जानते होंगे, और अगर जानते भी होंगे तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, और अगर है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए कि आप ये जानते थे या नहीं और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू द चैनल स्पीक टू ग्रो विद तरुण प्रणामी। फैक्ट नंबर 1 फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कहलाता है तिरंगा। पर क्या आपको पता है कि इस तिरंगे झंडे के निर्माता कौन हैं? तो फ्रेंड्स, इस तिरंगे झंडे के निर्माता हैं बंगाली वेंकैया, और इन्होंने ये ध्वज बनाया था 1921 में। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इस ध्वज को हमने अपने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। फैक्ट नंबर 2 फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन। पर क्या आपको पता है कि इस गीत के रचयिता कौन है? फ्रेंड्स, इस गीत के रचयिता कोई और नहीं बल्कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, और इन्होंने इस गीत की रचना की थी सन 1911 में। लेकिन हमने इसे अपने नेशनल एंथम के तौर पर अपनाया 1950 में, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमारी कंट्री के पास में कोई नेशनल एंथम था ही नहीं। है ना इंटरेस्टिंग? फैक्ट नंबर 3 फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारे देश को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, और ये आज़ादी मिली हमें पूरी 200 वर्ष की गुलामी के बाद, अंग्रेज़ों की 200 वर्ष की गुलामी के लंबे स्ट्रगल के बाद, लंबे तनाव के बाद हमको ये आज़ादी मिली। लेकिन ये आज़ादी भी हमें बहुत अच्छे हैप्पी नोट पर नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारे देश के 2 टुकड़े हो गए थे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, यानी कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, और 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ाद घोषित किया गया। लेकिन यहाँ पर एक बात नोट करने लायक है कि 15 अगस्त 1947 को जब पूरा देश खुशियों के साथ अपनी आज़ादी को हम सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी हमारे देश के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्रीय पर्व में शरीक ही नहीं हुए थे, बल्कि वो कोलकाता में फास्ट कर रहे थे, वो व्रत कर रहे थे हिंदू मुस्लिम दंगों के विरोध में। फैक्ट नंबर 4 फ्रेंड्स, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश की आज़ादी पहले ही हो जानी चाहिए थी, जुलाई 1947 में ही हो जानी चाहिए थी, क्योंकि यही तारीख, यही महीना मुकर्रर किया गया था। लेकिन जो हमारे देश के लास्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने आगे खिसकाया और तारीख तय करी 15 अगस्त 1947। आखिर क्यों 15 अगस्त 1947 ही क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर ये तारीख इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि 15 अगस्त 1947 से 2 साल पहले जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सरेंडर किया था इसी तारीख को 2 साल पहले, यानी कि 15 अगस्त 1945 को। सो इस तारीख को शुभ मानते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने हमारे देश की आज़ादी को 1 महीना और आगे खिसका दिया। अब बात करते हैं हमारे फैक्ट नंबर 5 के, जो पाकिस्तान से रिलेटेड है। आपको पता है फ्रेंड्स कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, आज़ाद नहीं हुआ, वो एक नया मुल्क बना। लेकिन 14 अगस्त 1947 को ही क्यों? फ्रेंड्स, पाकिस्तान की आज़ादी की इस तारीख के लिए भी ज़िम्मेदार है लॉर्ड माउंटबेटन। फ्रेंड्स, लॉर्ड माउंटबेटन हमारे देश के लास्ट गवर्नर जनरल थे, और गवर्नर जनरल होने के कारण उन्हें दोनों ही देशों के स्वतंत्रता दिवस के सेलिब्रेशन को अटेंड करना था, और सेम डे पे तो ये हो नहीं सकता था, क्योंकि एक तरफ तो उन्हें दिल्ली आना था, दूसरी तरफ उन्हें इस्लामाबाद पहुंचना था। सो इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की तारीख तय करी 14 अगस्त 1947। फैक्ट नंबर 6
फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि हमारे राष्ट्रपिता, वो चाहते थे कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ख़त्म कर दी जाए, उसका अस्तित्व ख़त्म कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो ये ऐसा मानते थे कि कांग्रेस पार्टी का जो मूलभूत टारगेट था कि हमारे देश को आज़ादी दिलाना, वो आज़ादी दिलाने का जो टारगेट था, जो लक्ष्य था, वो पूर्ण हो गया है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के बाद में इस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। तो इसी वजह से वो चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए ताकि कोई और आने वाला लीडर इस पार्टी के नाम का गलत प्रयोग ना करे। फैक्ट नंबर 7, फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि भारत के साथ साथ 2 ऐसे देश और भी हैं जो अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त को ही, और वो देश हैं साउथ कोरिया और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फ्रेंड्स, अगला जो फैक्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सभी को पता है कि हमारा देश ब्रिटिशर्स की चुंगल से आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उस दिन हमारा पूरा देश आज़ाद नहीं हुआ था। अभी भी एक भाग ऐसा था जो रह गया था बाहरी ताकतों की चुंगल से आज़ाद होने को, और वो भाग है गोवा। जी हाँ दोस्तों, हमारा एक ऐसा भाग जो बहुत आज़ादी के बहुत बाद आज़ाद हुआ था, और गोवा आज़ाद हुआ था 1961 में, 1961 में पोर्चुगीज़ के चुंगलों से। और गोवा को पोर्चुगीज़ के चुंगल से आज़ाद कराने के लिए 1960 में भारतीय सेना को गोवा पर आक्रमण भी करना पड़ा। अपने देश के ही एक पार्ट को आज़ादी दिलाने के लिए हमें उस पार्ट पर आक्रमण करना पड़ा। और इस फैक्ट से रिलेटेड एक फ़िल्म भी थी, हमारे सदी के महानायक की पहली फ़िल्म 7 हिंदुस्तानी। अगर आपको नहीं पता तो आप ये फ़िल्म जाके ज़रूर देखें। श्री अमिताभ बच्चन की पहली फ़िल्म है और वो बहुत ही शानदार फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी का रोल निभाया था। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पॉलिटिकल एजेंडाज़ के लिए, अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ के लिए पूरी दुनिया भर में फेमस थे। लेकिन क्या आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक फ़ैशन आइकॉन भी रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने फ़ैशन सेंस के लिए भी जाने जाते थे, और इसी फ़ैशन सेंस की वजह से उन्होंने शिरकत की थी अपने ज़माने की मशहूर फ़ैशन मैगज़ीन वोग में। है ना इंटरेस्टिंग? फ्रेंड्स, क्या आपको पता है 15 अगस्त 1947 को जब हमें आज़ादी मिली तब हमारा इंडियन पॉलिटिकल मैप वैसा नहीं दिखता था जैसा कि आज दिखता है। अपने आज के पॉलिटिकल मैप को कंप्लीट करने के लिए हमें बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स को अपने साथ जोड़ना पड़ा, इंडियन यूनियन में जोड़ना पड़ा, और टोटल 520 प्रिंसली स्टेट्स को हमें अपने साथ जोड़ना पड़ा अपने इस पॉलिटिकल मैप को कंप्लीट करने के लिए, आज़ाद हिंदुस्तान, आज़ाद भारत के पॉलिटिकल मैप को कंप्लीट करने के लिए। और अब बात करते हैं लास्ट फैक्ट की, हमारे हिंदुस्तान के, भारत के इंडिपेंडेंस रिलेटेड। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है सिक्किम वॉज द लास्ट स्टेट टू जॉइन इंडियन यूनियन एज अ स्टेट, एंड इट वॉज द 22nd स्टेट टू जॉइन इंडियन यूनियन इन 1975। इससे पहले 1947 से 1975 तक सिक्किम इंडियन प्रोटेक्टोरेट रहा है ना फ्रेंड्स? ये सारे फैक्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर आपको कुछ नए फैक्ट सुनने को मिले इस वीडियो में तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो में बताए गए फैक्ट्स आपको पहले से ही पता थे तो प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको क्या क्या पता था और आपको क्या क्या नई नई जानकारी इस वीडियो के थ्रू मिली। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।